अब अगर आप थोड़ा सा अपना ज़हन में ना रिवाइज भी करते रहे कि हमने एसईओ में क्या सीखा है अभी तक। मतलब एसईओ में हमने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की बात की, मेटा की बात की, है ना, हेडिंग स्टाइल्स की बात की, बॉडी में से बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ किया। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में कैनोनिकल की बात की। कैनोनिकल के बाद फिर हम लोगों ने साइट मैप की, हाइपरलिंक की भी बात की, फिर साइट मैप की बात की, यानी ये सारी जी कीवर्ड जहाँ से ये पहला लेसन है ना मेरा। अगर आप इस पे जाओगे ना, जैसे ये भी हाउ टू एडिट वेबसाइट, यहाँ पे रुक गया आगे। ये क्या हुआ कि हमने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि भाई हम वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। तो जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं शुरू कहाँ से करता हूँ? शुरू में करता हूँ कीवर्ड रिसर्च से। तो हाउ टू एडिट वेबसाइट के बाद आपको आपकी प्लेलिस्ट के अंदर पहला लेसन मिलेगा हाउ टू एडिट वेब, हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स। क्योंकि सबसे पहले तो अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं ना अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वही वर्ड्स तो हमारी मार्केटिंग करने लगे हमें। उसके बाद फिर हम हेड से शुरू कर देते हैं काम, हेड पोर्शन से। क्योंकि हेड पोर्शन में क्या होता है? सबसे ऊपर टाइटल, टाइटल के बाद क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं जी। मैं एक मिनट आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, इसको भी आप आज घर जाके देखिएगा, ठीक है? और इसका नाम है एसईओ। ये भी एक मैंने बना के रखी हुई है, इसीलिए जब आप एंड कर लो ना उस वक्त देखो। ये देखें एक और प्ले लिस्ट है, ठीक है ना? इसको आपने एंड पे देखना है जब हमने एसईओ कंप्लीट करना है। लेकिन अभी आप एक देख लीजिएगा जो म्यूजिक के साथ होगी ना, जिसमें से टाइप होता आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप कि भाई शुरू कहाँ से करना है हम लोगों ने, जो मैं भी आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। इसका नाम है एसईओ चेकलिस्ट, ठीक है? काम करें जरा, इसको पहले मैं पूरी प्लेलिस्ट को आपको देता हूँ, ग्रुप में देता हूँ। एक ये ग्रुप है, ये पूरी प्लेलिस्ट हो गई। और एक वॉइस का, ये पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अंदर सिर्फ दो वीडियो हैं। एक वीडियो में मेरा लेक्चर है और एक वीडियो को मैंने स्पीड से किया हुआ है, जिसमें सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही होगी बल्कि स्टेप्स लिखते हुए नजर आ रहे होंगे। कभी पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये, वो मैं भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ इसमें से। जैसे इस पे क्लिक करें, ये वाली छोटी सी लिस्ट है जिसमें से दो लेसन है। देखिए एक कितना है, तकरीबन 46 मिनट्स का है, जो कि पूरा लेक्चर होगा जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। और ये किया हुआ है मैंने, इसको शॉर्ट किया हुआ है और सिर्फ इसके अंदर स्टेप्स 1 बाय 1 होंगे। इसको क्लिक करके जरा प्ले करके दें जी। पता लग रहा है ना आपको क्या है ये? यहाँ से प्ले होनी शुरू हुई है वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है कि भाई आपको करना कैसे। नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड रिसर्च से शुरू करना है, यूजिंग कीवर्ड प्लानर, प्लान यूज करते हुए शीट बनानी है। शीट के बाद क्या करना है जनाब, के ई आई का फार्मूला लगाना है। ये वही है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारे मेरे लेक्चर्स को मैंने समराइज किया हुआ है। यानी ये वाला जो टॉपिक है जो मैं कह रहा हूँ ये करना है, इसके लेक्चर्स हमने 2 से 3 पढ़े हुए हैं कीवर्ड रिसर्च के, तो उसकी बेस पर ये वाला हिस्सा आ रहा है। आगे देखें जरा क्या आ रहा है, फिर क्या लिखा हुआ है जी। इसके बाद आपने ऑन साइट एसईओ शुरू कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट सर्च कंसोल, हमने भी इस क्लास में पढ़ा कि भाई वेबसाइट का सर्च कंसोल बने। आगे क्या लिखा हुआ है, साइट में रिपोर्ट्स। पता लग गया ना? इस वीडियो को आप लोगों ने करने देखे, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। जितना आपने पढ़ लिया होगा उतना आपको इसमें से समझ आ जाएगा। जब आपकी पूरी एसईओ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को भी बंद करें। और अब हम बात करते हैं जी रोबोट्स की। रोबोट्स फाइल क्या होती है? अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है अगर हम उसको समराइज करें कि भाई हमने एसईओ शुरू कहां से करनी है, कीवर्ड रिसर्च से। उसके बाद जब हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि भाई ये वाले हमारी वेबसाइट के कीवर्ड हैं कि लोग इनको सर्च कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट नजर आए, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे जाकर टाइटल में यूज करेंगे। फिर हम उसे कहाँ यूज करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। फिर हम देखेंगे कैनोनिकल लगा हुआ है कि कैनोनिकल नहीं लगा हुआ। उसके बाद हम बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी में आकर प्रॉपरली कंटेंट के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट में हेडिंग्स भी है और कंटेंट में सब हेडिंग्स भी है और कंटेंट में
पैराग्राफ्स में। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था भाई ये जो कीवर्ड्स होते हैं कितने होने चाहिए, मैंने कहा था 2.5% ऑफ कंटेंट, यानी अब फिर उसके बाद मैं अपने कंटेंट को कैलकुलेट करूंगा कि मेरा कंटेंट कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल मेरा कंटेंट है 800 वर्ड्स का, तो मुझे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कितना करना है, 2.5%। कीवर्ड रिसर्च वाला लेसन याद करें तो उसमें हमने कहा था कि भाई अगर 2.5% पूरा हो जाए और मैं मजीद भी यूज करना चाहूँ तो फिर हम LSI कीवर्ड यूज करते हैं, यानी थीम वाले कीवर्ड्स जिनका मतलब वही हो, जिनका मतलब वही हो जो हमारे कीवर्ड का। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, भाई 2.5% तक यूज कर लिया, अब तो यूज नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, थीम तो है ना, फिर मुझे मिल गया आगे से 2.5% का मार्जिन। फिर हमने कहा भाई इसको हेडिंग स्टाइल में यूज करो, तो हेडिंग स्टाइल यूज करनी है, हमने देखना है भाई पूरी वेबसाइट में क्या हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चरल वाइज यूज हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, पैराग्राफ्स को देखना है कि पैराग्राफ के अंदर हमारा कीवर्ड मौजूद है कि नहीं है, और अगर मौजूद है तो क्या हमने उसको बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के साथ कोट किया हुआ कि नहीं किया हुआ। यही कहा था ना कि भाई कीवर्ड को पैराग्राफ में लिखोगे तो उसके अंदर आप क्या यूज करोगे, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, सिर्फ कीवर्ड के साथ। सो ये सारे लेसन्स को जब आप इकट्ठे मिलाएंगे और इसको देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको एसईओ कैसे करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि एक वेबसाइट आपकी होनी चाहिए जिसके ऊपर फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। ये अब मैंने यही कहा आपको कि अभी आपको एक प्ले लिस्ट दिया है, उसके अंदर 5-6 लेसन्स हैं ना, वो सारे लेसन्स एक दफा बैठ के सुन लो। वो वाले लेसन्स हैं जो आपने अभी पढ़े नहीं हुए, आप बीच में आए थे ना, मैंने कहा था ना कि आप ये दोबारा से पढ़ोगे, अगर आप उसको कर लोगे तो अच्छी बात है, जितना आपको समझ आता है अभी करें, नहीं समझ आएगा तो रिपीट तो आपने करना ही है। पहले वो लेसन देंगे तभी प्रैक्टिस होगी ना, 5 लेसन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर प्रैक्टिस करेंगे। वो मैंने कहाँ से शुरू किया, इंट्रोडक्शन से बताया ना पहले, और आखिरी लेक्चर क्या है, हाउ टू एडिट। हाउ टू एडिट का क्या मतलब है, मैंने वेबसाइट दी हुई है ना ग्रुप में, वही मैंने कहा था उसको अपनी वेबसाइट बनाना। वेबसाइट चेंज हो गई, उसके बाद अगला स्टेप क्या हो गया, कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च तो मेरा ख्याल है आपने पढ़ी थी, कीवर्ड रिसर्च पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ, आपने नहीं शायद पढ़ा हुआ। हाँ तो आपने प्लेलिस्ट में देखना कीवर्ड रिसर्च का लेक्चर होगा, अदरवाइज आप ये मैंने कहा था ना ये आप रिपीट करोगे, ठीक है। मतलब ये जैसे ही मॉड्यूल एंड होगा हमारा दूसरा मॉड्यूल होगा, फिर रोटेट होकर ये वाला मॉड्यूल पहले लेक्चर से शुरू हो जाएगा। जी वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करनी है, जब हम इसको खत्म करेंगे मैं बताऊंगा। वर्डप्रेस में बहुत सिंपलेस्ट है, उसमें ये इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, उसमें कोडिंग नहीं है, ठीक है। और अभी आपने वो मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना होगा ना, तो उसमें आपको ये भी पता लगेगा कोडिंग वर्सेस वर्डप्रेस। वो लेसन सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि बनती किस में है, अच्छी कौन सी होती है, किस पे जाना चाहिए। अगर कोई बंदा आपसे एडवाइस ले तो आपसे क्या कहोगे कि वेबसाइट किस में बनवाओ। ये आपने वो मेरे 5-6 लेसन उनको बोल रहा हूँ खासतौर पर जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये लेसन आपकी प्लेलिस्ट में भी है ना, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने इसको अलग ही एक प्लेलिस्ट बना दिया ताकि जो लोग बाद में आए हैं वो अलग से इनको पहले एक दफा सुन लें, ठीक है। अच्छा अब अगली चीज तुम्हारे पास क्या आ गई, रोबोट्स। पहले हमने क्या कहा, साइट मैप बन गया। अच्छा रोबोट है क्या, हम अगर हम जनरली बात करें तो हम कह रहे हैं हमारी वेबसाइट ने ऊपर आना है, ऐसे ही है ना, यही कह रहे हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना चाहते हैं, चाह तो हम यही रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ऊपर आए। अब हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी तो कैसे आएगी, भाई कोई ना कोई तो हमारी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा है, उस मॉनिटरिंग की बेसिस पर ही वेबसाइट ऊपर आएगी ना। जैसे मैं ये कहूँगा भाई आप लोग कोर्स पढ़ते हो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या साल का, तो आप रैंक भी तो होना चाहते हो कि भाई जब हमें सर्टिफिकेट मिले तो हमें अच्छा रैंक मिले। सेम इसी तरह हमारी जो वेबसाइट है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट भी तो रैंक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी, जैसे आपको कोर्स के लिए पोजीशन लेने के लिए कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, इसी तरीके से हमें अपनी वेबसाइट को भी पोजीशन करने के लिए कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि भाई पहली पोजीशंस पर आए। अब वो जो पहली पोजीशन पर हम उसे लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई तो उसको देख रहा है ना। जैसे आप लोग जब कोई कोर्स पढ़ रहे होते हो तो टीचर आपको इवेल्युएट कर रहा होता है, आपके असाइनमेंट्स, आपके वाइवास, आपके मिड टर्म्स, आपके फाइनल, ये सब कुछ होता है ना जिसकी बेस पर आपको रिजल्ट मिलता है। इसी तरह जो वेबसाइट है, इसका मतलब है उसे भी तो कोई मॉनिटर कर रहा होगा जिसकी बेसिस पर वो ऊपर आ रही है, पहले नंबर पर आ रही है या नहीं आ रही। सो ये कौन कर रहा है, सबको पता है, गूगल कर रहा है। अब गूगल का कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा जो ये काम करता है, उसे हम बोलते हैं क्राउलर। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये वेबसाइट क्राउल हो रही है, ये वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही, और अगर आप अपने आप वो वाला क्लासरूम वाला सेशन देखें तो इसका मतलब है टीचर आपको क्राउल करता है, ऐसे ही है ना, टीचर आपको क्राउल करता है ना कि भाई कौन बच्चा ऊपर आ रहा है, कौन सा बच्चा नीचे जा रहा है। उसके नतीजे में टीचर एक इंडेक्स बना देता है,
जिसके नंबर अच्छे होते हैं वो सबसे ऊपर होता है, जिससे उससे कम होते हैं वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, और 10वें नंबर पर वो होता है जो 9वें नंबर के बाद वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्टेप्स हो गए ना। पहला क्या है, पहला एनालिसिस करना है, उसके बाद इंडेक्स करना है। इसको हम अब गूगल में लेकर जाकर कहें तो हम कहेंगे पहला क्या है, क्राउल करना है, और क्राउल करने के बाद क्या करना है, इंडेक्स करना है। यानी गूगल का एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट्स को क्या करता है, क्राउल करता है। पहले क्राउल करता है, जब क्राउल करता है उसके बाद देखता है कि इतनी सारी वेबसाइट्स में से ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मेरे स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर रही हैं, उन वेबसाइट्स को वो फिर क्या करता है, इंडेक्स कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि भाई 5 सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर में कोई एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो सेमेस्टर के एंड पर एक लिस्ट बन जाती है, फिर दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाता है। अब ये लिस्ट एक बन गई ना, 1 2 3 4 10 तक स्टूडेंट्स की लिस्ट बन गई, लेकिन जैसे ही दूसरा सेमेस्टर आता है फिर कुछ और स्टूडेंट अच्छी एफर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज होगी ना। फिर तीसरा सेमेस्टर आता है, फिर और कोई स्टूडेंट्स एफर्ट करते हैं, फिर चौथा सेमेस्टर आता है, फिर वही पहले वाले स्टूडेंट्स एफर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्सिंग तो हो रही होगी, उनकी पोजीशन भी बार बार हिल रही होगी, कोई ऊपर जा रहा होगा कोई नीचे जा रहा होगा। सेम इसी तरीके से हमारी वेबसाइट को भी हम यही कह रहे हैं कि भाई हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है, और जो ज्यादा स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेगा वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। जिसके स्टैंडर्ड्स कम अप्लाई होंगे, और ये स्टैंडर्ड्स हैं इसी को हम बोल रहे हैं एसईओ। ये स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि कीवर्ड की अच्छी रिसर्च की थी, टाइटल में इस्तेमाल किया था, मेटा में इस्तेमाल किया था, हेडिंग स्टाइल में लगाया था, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड स्ट्रॉन्ग यूज किया था, हाइपरलिंक ठीक यूज किए हुए हैं, हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम एसईओ कह रहे हैं। हम वेबसाइट पर कुछ नहीं कर रहे। आपने देखा ना मेरी सारी बातों में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं आपसे कहूंगा आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है। आपने बिल्कुल वेबसाइट डिजाइन नहीं करनी, आपने एक डिजाइन हुई वेबसाइट को इस काबिल बनाना है कि वो रैंक करे। कैसे रैंक करे, वो स्टैंडर्ड जो हम पढ़ना शुरू किए हुए हैं इतने दिनों से, ये वही स्टैंडर्ड्स हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब गूगल क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं गूगल ने आपको क्राउल करना है, उसके बाद इंडेक्स करना है, यानी पहले स्टेप में उसने क्या करना है, आपको क्राउल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई ऐसा उसका एप्लीकेशन होगा, कोई प्रोग्राम होगा जो आपको देख रहा होगा, आपकी वेबसाइट को देख रहा होगा, उसे हम बोलते हैं गूगल का क्राउलर। अब ये जो रोबोट की फाइल है ये क्या है, ये एक फाइल है रोबोट्स के नाम से, देख रहे हैं इसका नाम क्या है, रोबोट्स robots.txt। मतलब इस फाइल का नाम क्या है, रोबोट। ये कोई HTML फाइल नहीं है। अभी तक हम जो फाइलें पढ़ रहे थे वो HTML पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने साइट मैप पढ़ा, वो भी HTML नहीं थी, वो भी XML थी। और ये वाली जो फाइल है ये कौन सी है, ये टेक्स्ट फाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाम से पता लग रहा है कि इस फाइल में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, मतलब इस फाइल में कोई वेब पेज नहीं होगा, इस फाइल में कोई इंफॉर्मेशन होगी। अब वो इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हम गूगल के क्राउलर को दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अब उसको कुछ इंफॉर्मेशन देने लगे हैं अपनी वेबसाइट के मुताबिक। क्यों देने लगे हैं भाई, क्राउलर ने आपकी वेबसाइट पर आना है तो आपको ऊपर लेकर आना है या नहीं लेकर आना, तो हम कुछ बातें हैं जो क्राउलर को पहले से ही बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी जगह जाएं तो वहां का आपके पास मैप हो, तो आप मैप से उसके पास आसानी से जा सकते हैं। या आप नीचे आओ और आपको बता दिया जाएगा कि वो जो नीचे वाला क्लासरूम है वहां पे क्लास नहीं हो रही, IT की क्लास फर्स्ट फ्लोर पे हो रही है, ग्राफिक्स की क्लास सेकंड फ्लोर पे हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लैब में हो रही है। इंफॉर्मेशन मिल गई ना, आसानी हो गई। अगर ये सब कुछ ऐसे ही होता और आपके पास ये इंफॉर्मेशन ना होती तो आपके लिए डिफिकल्टी होती। हालांकि आपने घूम फिर के उधर ही पहुंच जाना था, लेकिन आपने बहुत सारे कमरों को विजिट करना था पहले जहां पर क्लासेस हो ही नहीं रही थी, उसके बाद आखिर में आपने उस जगह पहुंचना था जहां पे क्लासेस होनी थी। तो इसका मतलब कि आपका टाइम ज्यादा लग जाना था। लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड कर दी गई तो उससे आपका टाइम बच गया। यही चाह रहे हैं हम, गूगल के क्राउलर का टाइम बचाना चाह रहे हैं। हम उसे बताना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसको आपने क्राउल करना है ना तो इस तरह करना है, यानी इन हिस्सों को क्राउल करो। इसको और आसान कर लेते हैं, हम कहते हैं इन हिस्सों को स्कैन करो। यानी क्राउल करने का मतलब क्या, वो हमारी वेबसाइट को स्कैन ही कर रहा है ना भाई, स्कैन करके इंडेक्स करेगा ना, वेबसाइट की स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद उसे लगेगा हाँ भाई ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है कि बुरी वेबसाइट है। कैसे पता लगेगा, ग्राफिक्स से नहीं पता लगेगा, ठीक है, डिजाइन से नहीं पता लगेगा, बल्कि वो एसईओ के स्टैंडर्ड से पता लगेगा जो गूगल ने बनाए हुए हैं। और वक्तन वो उन स्टैंडर्ड्स को बदलता भी रहता है, जिनको हमें अपडेटेड रहना जरूरी होता है। पता लग गया रोबोट्स की फाइल होती क्या है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, इसको भी अपलोड करेंगे, करना पड़ेगा ना भाई, इस वेबसाइट इस फाइल को भी अपलोड करना पड़ेगा। जब ये फाइल अपलोड होगी तो ही गूगल को पता लगेगा ना। और इससे ये भी पता लगा कि ऑफलाइन के ऊपर ये काम नहीं हो सकता, ये भी पता लग गया कि ये सारे काम तो ऑनलाइन है।
भाई स्कैन किसी मेरे लैपटॉप पे पड़ी हुई वेबसाइट को तो गूगल क्राउल नहीं करेगा ना। गूगल किसको क्राउल करेगा? जो वेबसाइट लाइव होगी। अगर कोई वेबसाइट लाइव नहीं है उसे तो क्राउल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ dckitchen.org, लेकिन अभी तक मैंने उसे लाइव ही नहीं किया हुआ, लेकिन अपने कंप्यूटर पे मुकम्मल कर ली हुई है। क्या गूगल का क्राउलर इसे स्कैन कर सकता है? नो, जब तक हमारी वेबसाइट किसी डोमेन में जाकर होस्ट नहीं होगी और लाइव नहीं होगी, इस वक्त तक उसको क्राउल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? रोबोट्स की फाइल इफेक्टिव कब होगी? जब वेबसाइट लाइव होगी। साइट मैप की फाइल इफेक्टिव कब होगी? जब वेबसाइट लाइव होगी। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट हैपेंस इफ यू, अच्छा यहाँ ये क्या लिखा है जी? ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? वहां पर आ जाए ना, अगले पेज पे चलिए जी। सबसे पहले रोबोट्स फाइल क्या होती है, जो मैं अभी इतनी देर से बता रहा हूं, सब आपको मैं रोबोट्स फाइल को डिफाइन कर रहा था। ठीक है। अ रोबोट्स फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट रिजाइड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। यही बताया मैंने आपको कि भाई जो ये एक टेक्स्ट फाइल है और आपकी वेबसाइट की रूट पे पड़ी होगी, जहां पर आपकी इंडेक्स की फाइल है, वहीं पर इसने भी होना है। एंड गिव सर्च इंजन्स क्राउलर इंस्ट्रक्शंस एज टू विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स। और ये इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है क्राउलर को, कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसमें से इस हिस्से को स्कैन करना और इस हिस्से को छोड़ देना। जैसे कोई स्टूडेंट्स यहाँ आए और यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दें एक साइड पर, तो वो ये कहेंगे भाई ये कॉलेज वाला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। जिसका मतलब क्या हुआ? आपको पता लग गया ना कि कॉलेज वाला पार्ट कौन सा है, दीवार की वजह से। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि भाई डाटा तो बहुत बड़ा हुआ है जो मेरी वेबसाइट में है, लेकिन जो रैंक करवाने वाला डाटा है ना वो ये है, बस इसी को स्कैन करो, बाकी में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बाकी का सपोर्टिंग डाटा है मेरा। हो सकता है कोई स्क्रिप्टिंग की हो हमने, अब स्क्रिप्ट को तो स्कैन नहीं ना कराना हमने, कोई लैंग्वेज यूज की हो उसको तो स्कैन नहीं करवाना। कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर हमने कहा भाई इस बटन को दबाओ तो मुझे ईमेल आ जाएगी। अब ये तो स्कैन कराने वाला हिस्सा नहीं है। स्कैन कराने वाला हिस्सा तो वो है जो यूजर्स के लिए इंफॉर्मेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा हिस्सा स्कैन होना चाहिए और कौन सा हिस्सा स्कैन नहीं होना चाहिए। और ये मैं HTML में नहीं बता सकता, ये मुझे रोबोट्स की फाइल में बताना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्राउलर ये वाली इंफॉर्मेशन इसी फाइल में आपको ढूंढेगा। यानी वो आपकी वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहले वो ढूंढेगा कि क्या रोबोट्स की फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। अगर रोबोट्स की फाइल बनी होगी तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, उसे पढ़ेगा और उसके मुताबिक एक्ट करेगा। जी बिल्कुल, अभी हम अलग से फाइल बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल अलग से एक्ट करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे ये फाइल है ही नहीं, आपकी वेबसाइट पर ये फाइल पहले से मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? क्राउलर आएगा, पहले इसे ढूंढेगा, नहीं मिलेगी, फिर खुद ही बेचारा मेहनत शुरू कर देगा। अब हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट हो, अब वो क्या करेगा? अब जो उसके लिए कोई स्पेशलिटी तो है नहीं, उसे पता तो है नहीं कि मुझे किस चीज को क्राउल करना है और किसको नहीं करना। अब वो क्या करेगा? पूरी वेबसाइट को क्राउल करेगा। हो सकता है कि वो उस हिस्से को क्राउल ही ना करे जिसे हम करवाना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करना शुरू करे तो भाई पूरी वेबसाइट को स्कैन करना है उसने। क्राउलर जब किसी भी वेबसाइट, देखें अगर वो आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसने दुनिया भर की वेबसाइटों को स्कैन करना है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पर आया तो वहीं पे बैठा रहेगा, बल्कि उसके पास कोई ना कोई खास टाइम पीरियड होगा हर वेबसाइट के लिए। तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा तो चला जाएगा। बेशक उसने आपका वो डाटा स्कैन किया या नहीं किया जो आप करवाना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसीलिए तो बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर 1000 फाइलें हैं, क्राउलर आया और हमने रोबोट्स की फाइल भी नहीं बनाई हुई, तो उसने क्या करना है? 1 से लेकर 1000 तक स्कैन करनी शुरू कर देगा। हो सकता है कि वो जितने टाइम के लिए आया उतने टाइम में उसको वो एक्चुअल फाइल नहीं मिली जो हमें स्कैन करवानी थी। तो क्या हुआ? टाइम पीरियड खत्म, वो चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी फाइल क्राउल नहीं हुई। अब अगर मेरी फाइल क्राउल ही नहीं हुई तो इंडेक्स कैसे होगी? तो अगर इंडेक्स नहीं होगी तो रैंक कैसे होगी? तो गड़बड़ हो गई ना। तो फिर हम क्या कहते हैं? हम खुद ही बता देते हैं कि भाई इस हिस्से को क्राउल करो और इस हिस्से को क्राउल ना करो। And give search engine crawlers instruction as to which pages they can crawl and index during the crawling and indexing process. ये बताया मैंने आपको। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है? रोबोट्स फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलोज द रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रोबोट्स फाइल जो है एक टेक्स्ट फाइल है जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। मतलब क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। ठीक है। A robot file consists of one or more rules, मतलब
रोबोट्स की फाइल में जब हमने ये कह लेंगे क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, तो ये रूल्स हुए ना उसके, जो कि हम रोबोट की फाइल में उसको बताएंगे कि भाई ये इंक्लूड कर दो और ये एक्सक्लूड कर दो। मींस क्या कि भाई इस हिस्से को क्राउल करो और इस हिस्से को क्राउल ना करो। यानी जिस हिस्से को मैं कहूंगा क्राउल करो मींस मैं उसे क्या कह रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं, और जिस हिस्से को मैं कह रहा हूं क्राउल ना करो तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, उसको डिसअलाउ कर रहा हूं। तो दो रूल बन गए। एक कौन सा रूल हुआ, अलाउ का, एक रूल कौन सा हुआ, डिसअलाउ का। मतलब एक रूल में अलाउ किया कि भाई इस पेज को क्रॉल कर लो, एक में क्या किया, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वेबसाइट अपलोड की, तो आपको जो लेक्चर्स देता हूं, लेक्चर्स को संभालने के लिए मैंने क्या किया, अपने लेक्चर्स भी उसी पे लगा दिए, ताकि भाई सेव तो रहेंगे ना, ऑनलाइन ना सेव रहेंगे। जैसे भी मुझे एक लेक्चर डिलीट हो गया, अगर मैंने उसको अपलोड किया होता तो मैं कहता भाई वहां से डाउनलोड कर लूंगा, मतलब एक बैकअप के तौर पर। लेकिन ये जो मेरा लेक्चर है ये मेरी वेबसाइट से रिलेट तो नहीं कर रहा, मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि जब मेरी वेबसाइट स्कैन हो तो इस लेक्चर को भी स्कैन करे। तो फिर मैं क्या करूंगा, रूल बना दूंगा ना कि भाई इसको स्कैन नहीं करना, तुमने इस फोल्डर को स्कैन नहीं करना, यहां पर तो मैंने अपनी वीडियोस रखी हुई है बस, लेकिन बाकी की वेबसाइट को स्कैन करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो रूल समझ में आ रहे हैं, एक कौन सा अलाउ का और एक कौन सा समझ में आ रहा है, डिसअलाउ का। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, अब आपको समझ में आ गया रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई किन चीजों को हमें अलाउ नहीं करना, वो कौन से स्टैंडर्ड में आ जाएगा, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड। द रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज द रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, किसी खास काम को करने का कोई तरीका का, और सिंपली रोबोट्स टेक्स्ट। कहता है ये जो रोबोट की फाइल है इसको आप रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं और रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। डिफाइन कर रहे हैं हम कि ये क्या चीज है। The standard specifies how to inform the web robot about which areas of the website should not be processed or scanned। यही बताया मैंने आपको सारा। अभी ये जो उर्दू में मैंने इतनी सारी आपको स्टोरी सुनाई है, ये सारा इंग्लिश में इसकी मतलब बातें लिखी हुई हैं। ओके, अब आइए नीचे जरा जी, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन इफ इट डज, व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रिपोर्ट फाइल। कहता भाई अब आप मेरी इतनी सारी जो मैंने लेक्चर दिया उससे क्या अंदाजा लगाया कि भाई अगर रिपोर्ट फाइल नहीं होगी तो क्या होगा। मैंने भी इतना सारा जो आपको लेसन दिया, आपने उसकी बेस पर आपको क्या एनालिसिस किया कि भाई अगर रिपोर्ट फाइल ना बनी हो तो क्या होगा, वो सारी वेबसाइट को स्कैन करना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है, और ये अगर हम ये कहेंगे भाई कर तो रहा है सारी साइट को, क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट तो बहुत बड़ी है और उसका जो टाइम है रोबोट का वो तो हमें पता, हमें भी पता कितना टाइम है, बहुत कम टाइम है, और हमें नहीं पता कि सेकंड्स में है, मिली सेकंड में है, किस में है। उसने एक खास टाइम के लिए उस पे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मुख्तसरन उसको बता देना है कि भाई इसको स्कैन करो और इसको स्कैन ना करो। तो अब क्या होगा, व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रिपोर्ट फाइल। हो सकता है कि भाई वो हिस्सा स्कैन ही ना हो, जब वो स्कैन नहीं होगा तो इंडेक्स नहीं होगा, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। इसलिए हम कहते हैं रोबोट फाइल का होना जरूरी है। अच्छा, व्हाट हैपन इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन्स फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट। अच्छा, अब रूल्स दो थे, एक रूल में क्या था, अलाउ, और एक रूल में था डिसअलाउ। कहता भाई अगर आपने गलती से लिखना आपने अलाउ था, टाइप आपसे डिसअलाउ हो गया, और एक खास फाइल थी, खास तौर पर समझ लेते हैं इंडेक्स की फाइल, तो आप अलाउ लिखते लिखते डिसअलाउ लिख के और आपको भी नहीं पता लग रहा। अब क्या होगा, क्या गूगल आपको कोई बताएगा कि भाई ये क्या किया आपने, बिल्कुल नहीं बताएगा। गूगल के मुताबिक वो आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है और आप ऐसा ही करना चाह रहे हैं, इसको क्रॉस चेक हमें खुद ही करना पड़ेगा। यानी अगर आपने गलती से भी किसी चीज को डिसअलाउ कर दिया तो गूगल के नजदीक वो डिसअलाउ ही हो जाएगी, यानी वो फिर उसको क्रॉल करना छोड़ देगा। तो अगर आपने किसी चीज को डिसअलाउ करना हो फॉर द टाइम बीइंग, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इसको मैंने कितनी देर के लिए डिसअलाउ करवाना है, ताकि आप उसको दोबारा से जाकर अलाउ करवा सकें। ठीक है, जरा इधर आए, थोड़ी देर के लिए वापस इस पे आते हैं और यहाँ आकर जरा देखते हैं कि शक्ल भी देख लेते हैं इसकी कैसी होती है, ताकि आपको पता लग जाए ना ये होती कैसी है। ये मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा, आपको याद है जैसे हम प्रीवियस क्लास ले रहे थे तो उसमें हम बात कर रहे थे कि भाई साइट मैप किसी का देखना हो तो क्या करते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। इसी तरह किसी की रोबोट फाइल देखनी हो तो क्या करेंगे, पता लगे क्या किया मैंने वेबसाइट का नाम लिखा और वेबसाइट के नाम के आखिर में क्या लिख दिया, robots.txt
हर वेबसाइट के लिए ये नाम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एबीसी की वेबसाइट में इसका नाम कुछ और होगा, एक्सवाईजी की वेबसाइट में इसका नाम कुछ होगा। रोबोट्स फाइल जिस वेबसाइट की भी होगी उसका नाम क्या होगा? रोबोट.txt। वेबसाइट जो मर्जी हो तो इसकी नाम इसका robots.txt होगा। एंटर करें आगे, देखें कितनी 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, बस 3-4 लाइनें लिखी है ना। पहले पे लिखा हुआ है यूजर एजेंट, दूसरे पे लिखा हुआ है डिसअलाउ, दूसरे पे तीसरे पे लिखा हुआ है अलाउ, और चौथे पे लिखा हुआ है साइट मैप। प्रीवियस क्लास में बनाया था ना हमने। चौथी लाइन आपको समझ आ रही है, इसलिए वो आपने साइट मैप बनाया था। तो गूगल हमें कहता है कि भाई साइट मैप बना लो पहले, और जब रोबोट्स फाइल बनाओगे तो उसका एड्रेस मुझे बता देना। कैसे बताना है एड्रेस? आपने लिखना है, क्या लिखा हुआ है हमने जी, क्या लिखा हुआ है हमने? साइट मैप कॉलन, साइट मैप कॉलन HTTP, यानी कि आगे से पूरे का पूरा उसका यूआरएल, बल्कि ये सही यूआरएल नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे लिखेंगे। बताता हूं मैं कैसे लिखेंगे, इसी का लिख लेते हैं। ये लिखे साइट मैप, खोलें, ऐसे ही खोलना है ना साइट मैप भी। अभी पता लग जाएगा है भी कि नहीं, यहां से ये भी पता लग जाएगा कि है कि नहीं। अगर इसके बाद 404 का एरर आए या कोई पेज ही ना खुले, इसका क्या मतलब होगा? नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी करें, एक नोटपैड खोलता हूं मैं ताकि आपको पता लग जाए कि बनना कैसे। ऐसे लिखना है इसको हमने, और शुरू में क्या लिखना था? लाइक दिस। अब वो जो बाकी वाली फाइल थी वो भी यहां पे ले आओ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, उसको समझाता हूं मैं फिर बाकी। थोड़ा सा गलत किया हमने, कर लें, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको उठा के नीचे ऐसे ही था। आखिरी लाइन समझ में आ रही है? मैं क्या आखिरी लाइन आपको समझ में आ रही है? क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने साइट मैप बनाया भी था, तो ये पूरे का पूरा यूआरएल वहां से खोल के यहाँ पर पेस्ट कर दें। साइट मैप स्पेस साइट मैप कॉलन, और उसके आगे सारे का सारा साइट मैप। ये पहली 3 लाइनों का क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, यूजर एजेंट नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर क्या चीज आ रही है जी? यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का क्या मतलब है? अभी हम क्या कह रहे थे कि रोबोट्स की फाइल गूगल को बताती है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। लेकिन सिर्फ गूगल ही तो सर्च इंजन नहीं है भाई, एमएसएन भी है, याहू भी है, कितने सारे और सर्च इंजन है। तो कोई बंदा किसी और साइट पे जाकर भी तो ढूंढ सकता है। सो हमने कहा कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं, सारे के सारे सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को क्राउल करें, बस ये कहना चाह रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। स्टैरिक का क्या मतलब होता है भाई? ये एक वाइल्ड कार्ड है, वर्ड कार्ड है। वो आपने एक्सेल वगैरह यूज किया होगा, तो उसमें अक्सर हम यूज करते हैं इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जगह पर। स्टैरिक का मतलब क्या है? ऑल। आपने इसको नहीं ऐसे देखा होगा मेरा ख्याल है कभी। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? एक होता है स्टार, और एक होता है क्वेश्चन मार्क। स्टार क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और क्वेश्चन मार्क क्या करता है? सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब आपने बल्क में कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करवाने होते हैं तो हम वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं कोई चीजें ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो उनका नाम जो है ना वो ए से शुरू होता है। ठीक, नाम ए से शुरू होता है, आगे तो कुछ और भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर ए लगा दूंगा बस। इसका क्या मतलब हुआ? ए स्टैरिक का क्या मतलब हुआ कि भाई पहला कैरेक्टर ए है, आगे जो मर्जी हो, मतलब अली भी हो सकता है, आमिर भी हो सकता है, अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकता है, क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है? ए से। इसका क्या मतलब होगा अगर मैं यूं लिखूंगा? अब इसका मतलब क्या है कि पहला कैरेक्टर ए, दूसरे का मुझे पता नहीं है, एसओ को ढूंढो, यानी एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो। अगर मैं यूं कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पहला कैरेक्टर ए है, दूसरे का नहीं है पता, और तीसरे का पता है आपको। ठीक है ना? तो अभी इसे जो हम गैस कर रहे हैं वो क्या बनता है? ये अली बनता है ना। कोई और नाम भी हो सकता है जिसका तीसरा कैरेक्टर आई ही होता हो।
बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, ये इसका डिजिटल मार्केटिंग से नहीं कुछ लेना देना, ये तो कंप्यूटर के कैरेक्टर्स हैं। सो वो क्या कहता है कि भाई यहाँ वाइल्ड कार्ड यूज कर लेते हैं। क्यों? एक एक का नाम लिखने की क्या जरूरत है भाई, सारे बता देना इकट्ठे ही। स्टैटिक का क्या मतलब? ऑल। सिर्फ स्टैटिक लगाया तो ऑल। अच्छा, यूजर डैश एजेंट, ये एक रिजर्व वर्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्राउलर्स। भाई कौन कौन से क्राउलर्स, कौन कौन से क्राउलर्स, और आगे क्या लगा दिया हमने? स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, सारे क्राउलर्स। मैं इसका मतलब हुआ सारे क्राउलर्स। मतलब यूजर डैश एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि क्राउलर्स कौन से होंगे भाई जिनको तुम क्राउल करवाना चाह रहे हो। ठीक है, ये बता रहे हैं ना मुझको। तो यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या है? कि क्राउलर्स ऑफ डिफरेंट सर्च इंजन्स। ठीक है, कि भाई जो मुख्तलिफ सर्च इंजन है उनके क्राउलर्स को मैं बताना चाह रहा हूं, मेंशन करना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा यूजर डैश एजेंट कॉलन, और इसका क्या मतलब हुआ आगे? स्टैटिक का क्या मतलब हुआ? ऑल। यानी इस एक लाइन का मतलब क्या हुआ? कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं उन सब के क्राउलर मेरी वेबसाइट को स्कैन करेंगे, बस ये मैसेज दे रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये तो हर किसी को होना चाहिए, किसी की भी वेबसाइट होगी स्कैन तो करवाएंगे ना। नहीं, कुछ जब हमने स्टैटिक लगा दिया तो पूरा नाम लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, स्टैटिक का मतलब ही ऑल है ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? दूसरा रूल क्या है? ये रूल है ना सारे। पहला रूल है यूजर एजेंट, आखिरी रूल है साइट मैप। ये दूसरा रूल क्या है? डिसअलाउ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई पूरी वेबसाइट अपलोड कर दी, इसमें ये फोल्डर्स हैं, इन्हें स्कैन ना हो। इन फोल्डर्स को मैं स्कैन नहीं करवाना चाहता। किन को नहीं करवाना चाहता? जैसे भी आपको मैंने एक एग्जांपल भी दी थी ना, कि भाई मैं अपनी ही वीडियोस रखना चाह रहा हूं। अब एक फोल्डर है CGI बिन। ये क्या फोल्डर होता है? ये होस्टिंग के अंदर एक पहले से बना बनाया फोल्डर होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि होस्टिंग का अपना सिस्टम फोल्डर है। जैसे आप विंडोज देखते हो ना, तो विंडोज को अगर आप कभी प्रॉम्प्ट पे लेकर जाओ तो उसके अंदर एक दो डायरेक्टरीज खुद ही बनी हुई आ जाती है। तो उसकी अपनी सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपनी भी कुछ चीजें होती हैं। तो ये कह रहा है कि ये वाला फोल्डर मैंने खुद ही बनाया हुआ है। जैसे आप होस्टिंग अकाउंट में जाओगे आपको ये फोल्डर नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यूजर से तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो मैंने कहा इसे रोक दो, इसे अलाउ नहीं करना। इसके चले मैं इसकी एग्जांपल यूं खत्म करता हूं और यहां पर एग्जांपल दूसरी दे देता हूं। वो क्या है? इसका क्या मतलब हुआ जी? मैंने कहा ये एक फोल्डर है वीडियोस के नाम से, यहाँ पर मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, ये ना तुम उसको स्कैन करना शुरू, मैंने डिसअलाउ करके इसको मना कर दिया। चले मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या है? ये एक है तो ये ऐसे भी हो सकती है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? टेम्प। टेम्प का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ एक फोल्डर है जो मैंने खुद ही बनाया हुआ टेम्प के नाम से। तो जो ऐसी फाइलें हैं ना जिनकी मुझे वक्ती तौर पर जरूरत नहीं होती, मुझे लगता है कि बाद में जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी की वेबसाइट की एसईओ की, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उसके इंडेक्स की फाइल में बहुत सारी चेंजेस की। ऐसे ही है ना, एसईओ करने के लिए मुझे जितना भी टाइम लगा तो मैंने उसकी ओरिजिनल फाइल को चेंज किया कि नहीं किया? कर दिया। सो मैंने जब एसईओ शुरू की ना तो मैंने क्या किया? उसकी ओरिजिनल फाइल को टेम्प के फोल्डर में कॉपी करके रख लिया। क्यों रख लिया? ताकि भाई कल को अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि भाई ये गलत हो गया इसको ठीक कर लो, तो मेरे पास बैकअप मौजूद हो पुरानी फाइल का। फिर क्या हुआ? 10 दिन तक मैंने एसईओ की। अब 10 दिनों में कुछ चेंजेस आ गई ना, फिर मैंने उस फाइल की भी एक कॉपी की और उसको भी टेम्प पे रख लिया, ताकि अगर मेरा क्लाइंट मुझे लेवल्स बताएगा ना कि भाई वो जो उस वक्त यहाँ पर ये जो 5 दिनों के बाद तक का काम है ना, वो वाला वापस रिस्टोर कर लो, तो मेरे पास पड़ी होंगी ना फाइल। जैसे आप भी ऑफिस का काम करते हो, आज बनाई है फाइलें, कल बनाई, महीने के बाद कितनी बड़ी फाइल बन जाएगी? 4 महीनों के बाद एक फाइल काफी बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ? रोजाना के काम का बैकअप लेता जाता हूँ, ताकि अगर मुझे बॉस ये कहे कि भाई वो पहली तारीख की जो फाइल है वो तो दिखाओ, तो मेरे पास पड़ी होगी ना वो पहली तारीख की फाइल। फिर कल मैंने काम किया तो वो दूसरी तारीख की फाइल से सेव कर ली, अगले दिन काम किया तो तीसरी तारीख से सेव कर लिया। तो हुआ क्या? सारे का सारा बैकअप मौजूद है। अब इस सारे काम का एसईओ से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है मेरे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मुझे पुराना डाटा भी तो लेना पड़ सकता है। तो मैंने क्या किया? एक टेम्प के नाम का एक फोल्डर बनाया और उसमें सारी पुरानी फाइलें रखनी शुरू कर दी। इसका मतलब इसमें भी स्कैन नहीं होना। तो मैंने कहा डिसअलाउ कॉलन टैब, कि भाई ये ना हो कि इसके अंदर भी इंडेक्स पड़ी हो, मेन पर भी इंडेक्स पड़ी हो। ये तो बैकअप है,
असल तो मेन वाली है, तो इस कंफ्यूजन में ना हो कि भाई असल वाली कौन सी है, इसको भी स्कैन करें उसको भी स्कैन करें। सो हमने कहा भाई इसको हम रोक ही देते हैं कि ये स्कैन ही ना हो। तो फिर हमने क्या किया, डिसअलाउ कॉलन आगे स्लैश टैब। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, देखें ऐसे भी हो सकता है। अब आपको अंदाजा हो गया इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई ये फोल्डर था, इसके अंदर जो बाकी की फाइलें थी वो मैं स्कैन करवा रहा हूं, सिर्फ एक को रोक रहा हूं। यानी अगर मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा तो सारी की सारी फाइलें रुक जाएंगी, और अगर मैं फोल्डर का नाम लिखने के बाद फाइल का नाम लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं सिर्फ एक फाइल को रोकना चाहता हूं, बाकियों को नहीं। अब मिसाल के तौर पर यूं समझ लें, इसको मिटा देते हैं जरा। मैं कहता हूं फोल्डर है टेम्प का, टेम्प के अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है, वो किस चीज का है जी, इंडेक्स का। इसके अंदर एक और फोल्डर है ए का। अब कुछ फाइलें मेरी पड़ी हुई हैं टेम्प में, कुछ फाइलें मेरी पड़ी हैं इंडेक्स में, और कुछ फाइलें मेरी पड़ी हुई हैं ए में। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं भाई इसके अंदर जो index.html की फाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं किसको रोक रहा हूं, मैं सिर्फ उस फाइल को रोक रहा हूं जो ए के फोल्डर में है बस। अगर इसके टेम्प के फोल्डर में 50 फाइलें पड़ी होंगी वो तो नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये एंड पे क्या आ रहा है, ये वाली फाइल का नाम। सो बताने का क्या मतलब है कि पूरा फोल्डर भी कर सकते हैं, सब फोल्डर भी कर सकते हैं, और फाइल भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम किस चीज को स्टॉप करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमने यहां पर ये बता दिया कि भाई ये डिसअलाउ है। अब आगे क्या लिखा मैंने, अलाउ कॉलन, बस, और कुछ लिखा ही नहीं भाई, बताने की जरूरत नहीं कि ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, बस अलाउ कॉलन। इसका क्या मतलब हुआ, सब कुछ अलाउ कर दो। ऊपर क्या कह दिया, इसे अलाउ ना करो, इसका मतलब है ये अलाउ नहीं हो रहा और बाकी सारा अलाउ हो गया। बस ये भाई ये 4 लाइनें हैं जो हमने रोबोट्स की फाइल में लिखनी है। सो ये हमारा एसईओ का एक स्टैंडर्ड कोड पूरा हो गया। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। साइट में है टेक्निकल एसईओ, कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ, ठीक है, और रोबोट्स की फाइल ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अब आ जाए वापस जरा नोट्स पे। जी करें। एक मिनट, वेब की फाइल, एक पहली बात है इसका फॉर्मेट जो है ना वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है ना, robots.txt। और इसमें मैं लिख भी रहा हूँ, आपने देखा मैं कोई टैग शैग तो लगा ही नहीं रहा इसमें, सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो ये टेक्स्ट फाइल है, हमारी वेबसाइट के अंदर एक टेक्स्ट फाइल है जिसके साथ हम टेक्स्ट फॉर्म में क्राउलर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्राउलर को बता रहे हैं कि भाई ये हिस्सा स्कैन करना है और ये हिस्सा स्कैन नहीं करना जी। अब आप अपना क्वेश्चन रिव्यू करें। हम इधर इसलिए रख रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप में से मेरा रिमूव हो जाए, जैसे मैंने अभी डिलीट कर दिया ना कल कुछ, वो तो चला गया ना, होस्टिंग में तो पड़ा हुआ है ना। अब अगर वो होस्टिंग में मेरे पास पड़ा होगा तो मैं उसे दोबारा से डाउनलोड करके रीयूज कर लूंगा। आप ये समझ लो कि ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि हम इसको एज ए बैकअप के तौर पर यूज कर रहे हो, तो उसे तो फिर हम स्कैन नहीं ना करवाएंगे, ऐसा करेंगे तो नहीं ना, मतलब ऐसा कोई, मतलब ये कोई शर्त तो नहीं है कि वेबसाइट के लिए हम अपना बैकअप भी रख रहे हो। ये तो मैंने एक आपको समझाने के लिए ना एक ऑप्शन यूज किया, मैंने कहा कि भाई कौन सा डाटा है जिसको वो स्कैन नहीं करेंगे, तो मैंने कहा भाई वो मैंने अपना डाटा भी वहां पे रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने होस्टिंग खरीदी, उसमें पता लगा जनाब मुझे 80 GB की स्पेस मिल गई है, मेरी वेबसाइट जो है वो तो 1 GB की है, कितनी सारी स्पेस मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो मैंने कहा यार चलो मैं बैकअप के तौर पर, वो जीमेल में तो 16 GB होती है, वो खत्म हो गई है तो इसमें यूज कर लेता हूँ, ये तो मेरे पास मुफ्त में पड़ी हुई है ना, इसके पैसे भी देता हूँ मैं। तो मैंने कहा ये एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इस पूरी ऑप्शन का पूरी वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, एसईओ से भी कुछ, ये तो मैं अपने तौर पर ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं आपको पढ़ाने आता हूँ तो मैंने ये देखा भाई ये कंप्यूटर में यूज करता हूँ ना, तो इसकी जो हार्ड है ना वो 4 TB की है, तो मैंने क्या किया कि मेरा जो अपना पर्सनल डाटा है ना मैं उसके अंदर रख दिया। अब उसका हमारे कुछ लेक्चर से तो कुछ लेना देना नहीं ना, वो मैंने कहा भाई क्योंकि स्पेस मेरे पास मौजूद है रख लेता हूँ भाई, कि कल को अगर मेरे लैपटॉप से कुछ डिलीट होगा तो मैं इस कंप्यूटर से रिस्टोर कर लूंगा, लेकिन इसका वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ऑनलाइन वेबसाइट पर ये रिपोर्ट का फोल्डर ना हो तो कैसे, ऑनलाइन वापी वो भी बताता हूँ, आ जाएगा एंड पे आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या एंड पे वो भी आ जाएगा। What happen if I accidentally block search engines from accessing my website?
ये तो भी हमने देखा है ना इसको। डू यू नीड अ रिपोर्ट फाइल, इसका फैसला तो अब आप खुद ही कर लेंगे, इतनी देर से मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा ना कि आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ठीक है। व्हाई यूज अ रिपोर्ट फाइल, ये भी अभी हमने देख लिया कि क्यों यूज करना है इसको, ये भी सारा मैंने बताया ना आपको। और नीचे है टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट रिपोर्ट्स। नंबर 1 कहता है भाई, पहला रूल क्या, पहली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहता है कि ये जो आप बता रहे हो ना गूगल के क्रॉलर को, ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। आपने ये नहीं समझना कि आपने ये बता दिया तो गूगल 100% इसको फॉलो करे, ये गूगल की अपनी मर्जी है, लेकिन बताना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 फिर वो ये क्या कहता है, कहता है कि भाई आपने क्या किया, दूसरी बात क्या कह रहा है कि आपने उसको मना कर दिया कि इसको इंडेक्स नहीं करो, लेकिन वो वाली फाइल, मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई aboutus.html, मना कर दिया कि भाई इंडेक्स ना हो, डिसअलाउ कर दिया, लेकिन होम के पेज के ऊपर एक लिंक पड़ा हुआ है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम कहां चले जाते हैं, अबाउट अस पर। अब क्या होगा, अब वो अबाउट अस के पेज से तो इंडेक्स नहीं हो रहा, लेकिन होम के पेज से तो हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वो लिंक मौजूद है। यानी वही क्या कह रहा है आपको, कहते हैं अगर आप चाहें कि भाई बिल्कुल क्रॉलिंग होनी ही नहीं चाहिए, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके हाइपरलिंक्स तो नहीं पड़े हुए कहीं और। अगर उसके हाइपरलिंक्स किसी और पेज पर होंगे और वो क्राउल हो रहा होगा, तो उस हाइपरलिंक की वजह से वो भी क्राउल होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने किसी की क्राउलिंग 100% रोकनी हो तो आप क्या करो, हाइपरलिंक्स को भी डेड करो, यानी हाइपरलिंक्स को भी खत्म करो। यानी aboutus.html भाई मना कर दिया ना, डिसअलाउ कर दिया, खत्म हो गई बात, लेकिन होम के पेज के ऊपर एक लिंक है जिस पे कोई बंदा क्लिक करे तो कहां चला जाता है, अबाउट अस पर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो होम पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, होम से तो वो क्राउल हो रहा है ना। तो कहता है अगर आपने परमानेंट रोकना होगा, 100% रोकना होगा, तो आपको इसके हाइपरलिंक्स को भी डेड करना पड़ेगा। हाइपरलिंक्स को डेड करने का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक खत्म कर दो, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात हो गई। ये एग्जांपल अभी हमने कर लिया सब कुछ, कैसे करना है हमने, मतलब पहला रूल क्या है, यूजर एजेंट स्टैटिक, फिर क्या है डिसअलाउ, फिर क्या है अलाउ, फिर क्या है साइट मैप, ये तीनों चीजें आ गई। ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, नीचे आ जाइए, ये साइट मैप आ गया जो मैंने भी आपको बताया है, साइट मैप कॉलन आगे यूआरएल। इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल बनाने से पहले हमें क्या बनाना है, साइट मैप। बना होगा तो मेंशन करेंगे ना, अगर बना ही नहीं होगा तो मेंशन कैसे होगा, इसीलिए हमने पहले साइट मैप पढ़ा था। यहां तक हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो इन्होंने भी किया था कि भाई एक वेबसाइट तो बनी हुई है, इसको हम दो सिनेरियो में करते हैं ना। एक वेबसाइट बनी हुई है, अगर तो वो कोडिंग की वेबसाइट है तो इसी तरीके से हम उसका रिपोर्ट फाइल बनाएंगे जैसे हमने सीख ली, और उसको अपलोड कर देंगे। वेबसाइट तो लाइव है ना, हम क्या करेंगे, सिर्फ रोबोट की फाइल बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे, बस। तो क्या होगा, चल गया। अब दूसरी सूरत क्या है, दूसरी सूरत यह है कि हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। सो वर्डप्रेस की वेबसाइट में रोबोट फाइल कैसे होगी, क्या अपलोड करनी है हमने, अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास जो रोबोट्स फाइल होती है उसके लिए हमें कोई खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब हम वर्डप्रेस यूज कर रहे होंगे तो एसईओ के लिए हम कोई प्लगइन यूज करेंगे, ठीक है। मतलब वर्डप्रेस की एसईओ और कोडिंग की एसईओ में क्या फर्क है, करते कैसे। कोडिंग की एसईओ कोडिंग में जाकर आपने देखा ना, सब कुछ ही कोडिंग में होने लगा होगा। वर्डप्रेस की एसईओ करने के लिए हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस भाई, ठीक है। सो जब हम एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रोबोट्स की फाइल आ जाएगी एसईओ के प्लगइन से। इसीलिए जो एसईओ की रोबोट फाइल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल, मतलब वो फिजिकल फाइल है ही नहीं, उसको हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, एक प्लगइन इंस्टॉल किया। और जब हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो उसके अंदर हमें खुद ब खुद क्या मिल गई है, रोबोट्स की फाइल मिल गई। नीचे आए जरा, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है वर्डप्रेस का। ये एक छोटा सा आपको वाई का निशान नजर आ रहा है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एसईओ। ये एसईओ का प्लगइन है। जैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये मैं एक लेसन दूंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो यहां पर ये नजर आएगा हमें, क्या लिखा हुआ है, फाइल एडिटर। इस पे हम क्लिक करेंगे और नीचे आकर देखें
ये देखिए बनी बनाई आ गई फाइल खुद ही, यानी रोबोट्स की फाइल के से वर्डप्रेस के अंदर एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो रोबोट्स आपके सामने आ गया। अगर आपको चेंजेस करनी है तो चेंजेस करें और सेव का बटन दबा दें, फाइल को अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या नाम दिया, मैंने शुरू में क्या नाम दिया जी इसको, वर्चुअल रोबोट्स फाइल, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है, हम इसको इंस्टॉल ही नहीं कर रहे खुद से, बल्कि ये तो बनी बनाई आ गई है, इसमें सिर्फ चेंजेस ही करनी है। अगर आपको लग रहा होगा कि वैसे तो वो खुद ही कर देगा सब कुछ, लेकिन अगर आपको लगेगा इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे अभी हम एक्सक्लूड की बातें कर रहे थे, तो उसको तो नहीं ना पता क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन का तो उसको नहीं पता होगा, तो वो चीजें हम यहां पर आकर खुद से ऐड या रिमूव करेंगे। ये डिफाइन किया हुआ जी, रोबोट फाइल होती क्या है, ये क्या चीज एक टर्म मैंने लिखी हुई है, जिसको मैं कह रहा था ना कि क्राउलर जब किसी वेबसाइट पर आता है तो सिर्फ एक खास वक्त के लिए आता है, उस वक्त को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं क्राउल बजट, ठीक है। जो क्राउलर किसी वेबसाइट को विजिट करता है कितने टाइम के लिए उसने करना है, मैंने कहा था टाइम मेंशन नहीं है, मगर वो जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउल बजट। हम कहते हैं भाई हम इसीलिए रोबोट्स की फाइल बना रहे हैं कि क्राउलर का क्राउल बजट हम नहीं जानते कि क्राउलर का क्राउल बजट कितना है। हो सकता है कि हमने क्राउल फाइल रोबोट्स फाइल ना बनाई हो और क्राउलर का क्राउल बजट खत्म हो जाए और वो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को स्कैन ही ना करे, तो इसलिए हमने कहा कि भैया 3 लाइनें हैं तो वो जल्दी से पढ़ी जाएंगी ना, उससे उसे पता लग जाएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप नीचे आए तो आपको सारा स्टेटस बताओ कि इस वक्त कौन कौन से क्लासरूम में क्या हो रहा है, कौन सी लैब में आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइब्रेरी खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है। अदरवाइज ये सारे काम करने के लिए आपको एक दफा उधर जाना पड़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना ये सारे रिजल्ट्स निकालने के लिए कि भाई किस क्लासरूम में क्लास हो रही है, कहाँ पर लैब हो रही है, कहाँ पर स्टाफ रूम में कौन कौन से टीचर्स मौजूद हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी नोटिस में नज़र आ जाए या कोई रिसेप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दे तो इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यही हम कह रहे हैं कि हम क्राउलर को पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई वो आ गया हमारी वेबसाइट पे, तो अब वो टाइम तो उसका इतना थोड़ा सा है, तो हम कहते हैं भाई ये लो ये क्राउल करो और ये क्राउल बस, ठीक है। ये था हमारा जी रोबोट्स फाइल। जैसे हम लोगों ने उस दिन सर्च कंसोल को अपलोड किया था, उसी तरीके से हम साइट मैप को भी अब वहां पर अपलोड कर देंगे और उसके साथ ही हम क्या कर देंगे, रोबोट्स की फाइल को भी वहां पर अपलोड कर देंगे, लाइव कर देंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास एक वेबसाइट है कोडिंग वाली और उसकी अभी बनी नहीं हुई है वाली फाइल, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखिए जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो हमें एक्सेस क्या चाहिए होता है, हमें कुछ डाटा चाहिए होता है उससे ना। अब आपको पता लग गया कैसे बनानी है। पहली लाइन में क्या लिखोगे, यूजर एजेंट कॉलन स्टैरिक, दूसरी लाइन में डिसअलाउ, ये कुछ और भी हो सकता है। अगर आपने कुछ डिसअलाउ नहीं करना हो तो हो सकता है ना हो, आपने की छोटी वेबसाइट हुई है। अलाउ आपको पता है क्या होगा, और साइट मैप ये बताना है। ये बन गई हमारी रोबोट्स की फाइल, हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद हमने सर्च कंसोल पढ़ा था, याद है ना, सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल में जाकर आपने रोबोट्स देखा था, उधर साइट में भी देखा था हमने सर्च कंसोल के अंदर, यहां पर आकर देखें। 2-3 चीजें आपको जल्दी से हम खत्म करते हैं। ये जी मैं आके लिखता हूं गूगल सर्च कंसोल। हम सपोज कर रहे हैं, अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमने साइट मैप भी अपलोड कर दिया हुआ है, वेबसाइट भी अपलोड कर दी हुई है और रोबोट्स भी अपलोड कर दिया हुआ है, और अब हम सर्च कंसोल में जाते हैं। सुनिए जरा, खुलता है ना ये देखिए लिखा हुआ है साइट मैप। जैसे ही आप साइट मैप को अपलोड करोगे तो यहां पर आकर एक दफा आपने उसको लाइव भी करना है खुद से। ये लिखा हुआ है ना सक्सेस, कैसे करेंगे, वेबसाइट का नाम सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। यहां पर क्या लिखेंगे आप, साइट मैप डॉट एक्सएमएल और एंटर, बस। उसके बाद अगर मैं यहां पर आऊं तो यहां पर रोबोट्स नाम की कोई चीज नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा मैं क्या करने लगा, ऑनलाइन robots.txt टेस्टर,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा मैं चेक करने जा रहा हूँ कि भाई जिन फाइलों को मैंने अलाउ किया हुआ है वो अलाउड आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये प्रीवियस वर्जन में अवेलेबल था इसके मेन्यू में। इसका जो प्रीवियस वर्जन था गूगल सर्च कंसोल का, उसका नाम था वेब मास्टरिंग टूल, बहुत साल पहले की बात कर, उसमें ये अवेलेबल फीचर था। सो हमने क्या किया, ऑनलाइन इसमें नहीं है तो इसलिए मैंने ये सर्च टर्म लिखी, तो ये देखिए खुद ही गूगल ले गया मुझे उधर। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन रोबोट्स डॉट टी एक्स टी टेस्टर। ये ऊपर जो आ रहा है ये किसी और वेबसाइट से टेस्ट करेगा, और नीचे वाला जो है ये गूगल से करेगा। इस पर आगे ये लिखा हुआ है रोबोट्स टी एक्स टी, इस पर क्लिक कीजिए। क्या हुआ, खुला नहीं, एक मिनट है। रोबोट्स ऑनलाइन ऐसे निकाल दिया शायद इसने। गूगल रोबोट्स टेस्टर, अपडेट योर रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल, इसको जरा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा लगता है इसकी कोई चेंज आई है। इसमें थोड़ी सी चेंज आई है। अब हम एक काम कर लेते हैं, जरा दूसरी को करके देख लेते हैं जो मेन था ना। यहाँ पर फिर दोबारा से ऑनलाइन लिखें, इस पे करके देख लेते हैं। वेबसाइट यूआरएल कहते हैं जिस वेबसाइट को आपने देखना है उसका यूआरएल मुझे दें। गूगल वाला मैं आपको बताऊंगा गूगल ने क्यों नहीं किया, उसकी मैं वजह बताऊंगा कि कोई अपडेट आई है क्या हुआ है। ये मेरी वेबसाइट आ गई, इसे खोल के ना इसी को करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर आए, ये आ गया रोबोट टेस्ट। जी किया इसने, होगी ना। ये हमने दूसरे टूल से देखा है, मैं क्या ये दूसरे टूल से देखा है, गूगल का अपना भी होता है, और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम उसने क्यों नहीं किया।